अस वहां से अब जब दुनिया का निर्माण हुआ होगा। अरे यार बैठ जाओ बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, चेयर लगा के बैठ जाओ। जब दुनिया का निर्माण हुआ होगा तो आखिर दुनिया के निर्माण में जीवों का निर्माण होता है, तो फिर ये कैसे तय हो पाएगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है या सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा का संदर्भ लीजिए, तो अगर आप देखें तो ताकतवर में सबसे ज्यादा हाथी है, डायनासोर हैं, ऐसे बहुत से ज्यादा एक तरीके से जीव थे जो ताकतवर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ताकतवर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जंगल का राजा हाथी होना चाहिए, जबकि शेर था। तो जंगल का राजा शेर क्यों हुआ, एक तो प्रश्न आपको जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और ठीक उसी के अनुरूप मैं आपके उत्तर की तरफ जाऊंगा, तो उसको आधार बना के आपको उत्तर देना होगा। दूसरा चीज कि अगर आप आकार के आधार पे, बिग साइज के आधार पे अगर आप देखते हैं कि उसको सबसे बड़ा मानते हैं या सबसे शक्तिशाली मानते हैं, तो उस आधार पे इस धरती का सबसे बड़ा जीव हाथी जिराफ है। तो एक तरीके से हाथी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी है। इन सबके बावजूद आप देखेंगे कि दुनिया में एक ऐसा प्राणी आया, मानव, जो ताकतवर पे, बड़े से बड़े जीवों पर राज किया या उनको कंट्रोल किया। यानी कह सकते हैं आप कि बड़े से बड़े खूंखार जानवर को, बड़े से बड़े मजबूत जानवर को, ताकतवर जानवर को भी एक व्यक्ति, एक जीव जो आया इस पृथ्वी पर, और वो प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ, जिसने एक तरीके से पूरे जीवों पे नियंत्रण किया। जिस आधार पर या जिस माध्यम से उसने पूरे जीवों को नियंत्रण किया होगा, वो आखिर क्या हो सकता है। उसी का नाम है बुद्धि। यानी अगर आप देखेंगे कि बड़े से बड़े जीव को कंट्रोल किया जाता है वो भी बुद्धि से खूंखार जीव को भी कंट्रोल किया जाता है बुद्धि से, और वो इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर बड़े पैमाने में मानवों के पास आई। इसलिए मानव इस पृथ्वी का सबसे उत्कृष्ट प्राणी के रूप में जाना गया। केवल और केवल एक आधार था जिसका नाम है बुद्धि, जिसके आधार पर आज मानव संपूर्ण धरा पे या संपूर्ण एक तरीके से वायुमंडल में राज कर रहा है। तो इंटेलिजेंस को समझना होगा कि आखिर ये कैसे काम करता है, कितने तरह का होता है, इसको लेकर मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या विचार है। इंटेलिजेंस किस परिपेक्ष में होता है, कितने तरह का होगा, कौन सा इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा मजबूत होगा, किस तरीके के इंटेलिजेंस वाला इंसान किस तरीके का बिहेवियर करेगा, ये कई कड़ियां आके एक तरीके से जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं शब्द लेता हूं इंटेलिजेंस। अगर आप देखें तो मुख्य रूप से यह, अगर रूट वर्डों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो इंटेलिजेंस में यहाँ एक एनसी शब्द आएगा। यानी कम से कम ये देखेंगे तो 4 शब्दों से मिलकर बना होगा। 4 शब्द। इनका मतलब एक तरीके से यहाँ होगा अंदर। टेल का मतलब हिंदी में आप देखते हैं बताना या कहना, और वाई को हिंदी में बोलते हैं से निर्मित। अभी मैं बता दे रहा हूं इसका मतलब। हम वाई को आई के, एंस को हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया, यानी इंग्लिश में एंस को प्रोसेस बोलते हैं। अगर आप देखें तो इन जो शब्द है वो अंदर है, टेल जो है बताना कहना, वाई है से निर्मित है, एंस जो है आपका प्रोसेस है। यानी अंदर की चीजों को जो बनी हुई है उनको बताने का जो काम कर रहे हैं, और जिस प्रक्रिया में कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं ताकि वो बेहतर तरीके से दिखे, वही आपका एक तरीके से इंटेलिजेंस है। यानी हर इंसान जो अंदर होता है उसको जिस तरीके से परोसने का काम करता है, या उसको बिहेवियर में कहिए या रिटेन में कहिए, जिस तरीके से भी वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रक्रिया में वो कर रहा है, वही इंटेलिजेंस होता है। अर्थात एक शब्द में आप ये बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस वह प्रक्रिया है जो आपके अंदर होने वाली एक्टिविटी को एक आधार देता है, ये भी बोल सकते हैं।
साथ साथ एक चीज और देख सकते हैं, जो आप बोल रहे थे कि यहाँ तो आई है और यहाँ वाई है, वो दरअसल व्याकरण जो रचना है उसके आधार पर है। तो उसको मैं 1 मिनट में समझा दे रहा हूं कि वाई आई में हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक शब्द है ब्यूटी और इसमें मैं शब्द जोड़ता हूँ फूल, तो जब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है ब्यूटी, ये जो वाई है आई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये फूल है इसका एक यल गायब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, सुंदर। तो वाई आई में बदलता है, उसके पीछे का भी कारण है, वो मैं किसी दूसरी कक्षा में बता दूंगा। फिलहाल अभी हम इंटेलिजेंस पे बात करें। यहां तक बात समझ में आ गया कि एक ऐसा तत्व जिसके आधार पर मानव पूरी दुनिया पे अपना शासन चला रहा है, राज्य कर रहा है, वो इंटेलिजेंस है। सवाल ये उठता है कि इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होगा, और उसको लेके अगर बातचीत करें तो 2 तरीके के मूलतः इंटेलिजेंस इंसान अपने जीवन में लगभग इस्तेमाल करता है। क्योंकि बुद्धि बहुत प्रकार से होगी, लेकिन अगर उन दोनों को अगर मुख्यतः भागों में बांटे तो 2 तरीके से मिलेगा। एक होगा आपका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस और दूसरा आपका है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संज्ञानात्मक बुद्धि, और एक होगा भावात्मक बुद्धि। संज्ञानात्मक बुद्धि में क्या होता है और भावात्मक बुद्धि में क्या होता है। यहाँ अगर मैं संज्ञान शब्द को ले रहा हूं तो संज्ञान शब्द को एनसीईआरटी ने परिभाषित किया कि संज्ञान का मतलब क्या है कि जो अपने कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझता हो। यानी कि एक तरीके से संज्ञान या ज्ञान वही होगा कि उस बोध के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को समझ जाए और पूरी दुनिया को समझ जाए। तो इसका मतलब होगा कि वो संज्ञानी व्यक्ति है, कॉग्निटिव व्यक्ति है। दूसरा जो शब्द है वो है इमोशनल, जिसको देखें तो इसमें भाव शब्द जुड़ा है, यानी ये भावात्मक बुद्धि हो जाएगी। संज्ञात्मक और भावात्मक बुद्धि क्या होता है अगर आप ध्यान से समझें, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक विद्यालय का बच्चा है, वो उसका एग्जाम चल रहा है और एग्जाम देने के लिए हो गया। एग्जाम देने के लिए जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे पैटर्न अपनाते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए, चाहे डोनेशन देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं। तो एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अपने मान लीजिए कि बाह पे बाबर को छुपा लेता है, कमर में अकबर को छुपा लेता है और जूते में हुमायूं को छुपा लेता है, ठीक है। और मतलब एक तरीके से, या मैथ्स को छुपा लेता है, कहीं भी मैथ्स के फार्मूले को छुपा लेता है या मैथ्स की अवधारणाओं को छुपा लेता है। यानी नकल करने के लिए वो ठीक ठाक अकल का इस्तेमाल कर रहा है। तो वहाँ संज्ञानात्मक बुद्धि है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ छुपा लिया, या एक तरीके से कहीं हाथ पे लिख लिया, कपड़े पे कई लोग पलट के लिख लेते हैं, कई लोग पैर के तलवे पे लिख लेते हैं। तो मतलब कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो जिस तरीके से हम किसी काम को आसान करने की और उसमें अपना फायदा देखने की कोशिश लगभग करते हैं, तो वो होती है संज्ञानात्मक बुद्धि। लेकिन हमको यहाँ अगर कहें कि क्या वाकई में वो संज्ञानात्मक बुद्धि होगी, लेकिन वहाँ बच्चा ज्ञान का प्रयोग कर रहा है लेकिन वो संज्ञानात्मक नहीं है। ध्यान से समझिए, ज्ञान का प्रयोग, क्योंकि ज्ञान में बच्चा स्वयं, संज्ञान में बच्चा स्वयं को और दुनिया से तालमेल बैठाता है कि हम और दुनिया क्या है। और इसमें अगर ज्ञान परोक्ष रूप से अगर इस्तेमाल कर रहा है तो मान के चलिए कि एक तरीके से ठीक ठाक वो अपने अकल का इस्तेमाल या बुद्धि का इस्तेमाल कर ले रहा है। ठीक जब वो बच्चा एग्जाम हो रहा है उस पीरियड में उन वस्तुओं का इस्तेमाल करना चालू किया और उस समय पकड़ा गया, तो जब पकड़ा जाता है तो अपने पूरे फार्म में आ जाता है कि अब उसका जानता है कि हमारा जो ज्ञान बांटने का स्तर था, ज्ञान बांटने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी। अब वो दूसरे लेवल पे पहुंचेगा और वहां तो अपने प्रदर्शन को चालू करेगा। फिर कहेगा सर जी, ओ सर जी प्लीज अब से नहीं करें, कसम से सर जी हमको, सर जी मम्मी कसम अब से नहीं करें। मतलब अलग अलग तरीके से सर अभी हाथ उठाएंगे तब तक ऐसे ऐसे करने लगेगा, सर कहेंगे कैसे तो ऐसे ऐसे करने लगेगा, धर 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 ऐसे कांपने लगेगा। तो वहां बच्चा अब क्या इस्तेमाल कर रहा है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का कि इमोशनल इंटेलिजेंस का।
अब वो जान रहा है कि अब हमारा ज्ञान खत्म हो चुका है, अब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ही काम आएगा। तो जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा टीचर को लुभाने के लिए, टीचर उससे थोड़ा सा प्रभावित होगा और कहेगा कि ठीक है, अगली बार गलती मत करना, और अब से गलती ऐसे करोगे तो पीटे जाओगे। इंटेलिजेंस का एक और उदाहरण आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा क्या करता है कि वो चोरी करता है, अपने घर में चोरी करेगा और उसके बाद से सोचेगा कि कोई देखे ना, और आसानी से उस सामान को चुरा लेगा या बेड के नीचे या कहीं कॉपी के नीचे, अलमारी में कहीं भी छुपा देगा। और फिर से पूछा जाएगा उससे कि यहाँ जो वो चोरी कर रहा है और इधर उधर छुपा रहा है, तो यहाँ संज्ञानात्मक बुद्धि का, अपने ज्ञान का, विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब उससे पूछा जाएगा कि कहाँ रखे हो या तुम लिए हो कि नहीं लिए, यहाँ एक सामान था वो कहाँ गया, तो बच्चे इधर उधर सोचे, कहेगा हम नहीं मम्मी, हम तो रूम में गए ही नहीं हैं। तो एक तरीके से यहाँ भी वो संज्ञानात्मक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब पकड़ा जाएगा, मान लीजिए उसके घर में सीसीटीवी कैमरा हो या कोई देखा हो, जब पकड़ा जाता फिर उसकी फिल्म शुरू होती है, हम सोच रहे थे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस अभी नहीं कर रहा है, अभी भी वो संज्ञान, हम सोच रहे तो बना रहा है, संज्ञान ज्ञान का निर्माण कर रहा है। हम सोच रहे थे क्या है, कौन यहाँ रखा है, तो उठा के यहाँ रख दिए। तो फिर अभी तक तो उसने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे 2 थप्पड़ पड़ेंगे और डांट पड़ेगी, रोने लगेगा खूब सीख सीख के, या आंखों मुंह से गजहरा वजहरा फेंक देगा या सुसु कर देगा, पैखाना कर दे, कहेगा अब तो हम हाथ पैर कांपने लगेगा। तो बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत साक्षात या मूर्त रूप से उदाहरण होते हैं। खूब इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई अगर डांट दे थोड़ा सा भी तो ये नहीं कहेंगे कि डांटे हैं अंकल हैं किसी गलती के लिए डांटे, और संज्ञान का इमोशनल एकदम टाइम टाइम करने लगेंगे सब इमोशनल। सब लोग अच्छा चुप हो जाओ, नहीं कुछ कहेंगे, अपना काम निकाल लेते हैं। और कभी कभी तो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ थपड़िया भी देते हैं जिसको जो डाटा होता है, जाएंगे गले मिलेंगे, कहेंगे वो चटो लगा ले फ्री में, तो भी कर लेते हैं सब। तो बड़े अच्छे होते हैं एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस के बच्चे। तो खूब उनसे इमोशन सीखिए भी और उनसे लीजिए और उनको दीजिए। बड़े कार्टून होते हैं, आपके जो माइंड में प्रेशर होते हैं इनके इमोशन से एक बार भेंट कर दीजिए, झकास हो जाता है मस्ती। चलिए इनके इमोशन का फायदा लिए। अब नेक्स्ट देखें, जो लोग प्रेमी होते हैं उनके एग्जाम्पल्स को अगर इमोशनल इंटेलिजेंस में ले लेंगे तो वो तो एकदम झकास इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं सब। जैसे मान लीजिए वो चैटिंग कर रहे हैं किसी और से, उनकी गर्लफ्रेंड या बीवी देख ली, तो देखती हैं ऐसे कि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे देख ले कि मतलब, तो झूठ मूठ में आंख बंद कर लेगी ऐसे, फिर देखेगी क्या कर रहा है, वो भी इसको देखेगा। सब क्या कर रहे हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं चुपके से कि देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले और मैं इसकी असलियत को जान रहा हूँ, तो उसके कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का खूब जबरदस्त इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे अब वो सोचेगा कि मामला तो ठीक है, अब तो सो गई है या वो सो गया है, और जैसे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा तब तक तो लाइव पकड़ा गया चोर। अब चोर पकड़ाया है, अब चोर तो दैया रे दैया, अब क्या करे, उसमें अभी पूरी पूरी इमोशन को डालेगा। यार तुम ले लो, मैं क्या करूं, ये वो मैं उसे नहीं, वो मेरी जनरल फ्रेंड है यार। अब फ्रेंड है, अब बेचारी लड़की या लड़का जो भी होगा, जिनको भी प्रॉब्लम हुआ होगा वो, तो अब इमोशन में आके तो मेरे साथ बहुत धोखा करता कसम से। अब ये भी इमोशनल ठोके जा रहा है या ठोके जा रही है, उधर से वो भी, यार देखो कसम से माफ करो यार, अब तो नहीं होगा। और इसके बाद से फिर खूब रोने लगे, अरे सर फट गया, मर गया रे। तो उस समय नहीं तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो जिंदा है, हाँ जिंदा है। अरे यार कुछ नहीं, आपसे नहीं कहेंगे बेटू, प्लीज 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 चुप हो जाओ। अब बाहर में लड़का गले मिलेगा और गले मिलके कहेगा मजा आया। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं सब, झकास इंटेलिजेंस का। तो अगर आप देख रहे हैं कि एक लाइफ में कॉग्निटिव और इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना तगड़ा इस्तेमाल है, मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूँ कि इन दोनों इंटेलिजेंस में से सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस और मजबूत इंटेलिजेंस कौन है, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि और है भी कि इमोशनल इंटेलिजेंस।
दुनिया का हर एक व्यक्ति जो होता है अपने लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। एक जब आप एथिक्स पढ़ेंगे, नीति शास्त्र, जिसमें आईएएस के जो जीएस का जो 5वां पेपर यानी चौथा पेपर जब आप पढ़ेंगे एथिक्स का, तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ भी इस चीज को पढ़ाया जाएगा कि एक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस जगह किस परिस्थिति में कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा और कहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का। जैसे अगर मैं एक कड़ी वहाँ का समझाना चाहूँ कि आप देखते हैं कि बहुत से एक तरीके से शासन के अधिकारी आते हैं लोग, प्रशासन के अधिकारी आते हैं लोग, वहाँ पे पुलिस दरोगा अगर पहुंच जाते हैं कहीं भी तो मामला जल्दी से शांत नहीं होता है। लेकिन एक डीएम आता है, एक जिला अधिकारी आता है या कोई एक उच्च अधिकारी आता है और आके अपने इमोशंस को ऐसे कुछ समय के लिए उस जनता के सामने पुटअप करता है जिससे वो जनता कंट्रोल हो जाती है, भीड़ जो उग्र के रूप में है वो शांत हो जाती है। तो वहाँ ये इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जाती है, वो एक हिस्सा है कि जिसको अगर आता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम को निकलवा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी भी जा सकती है और आपके अंदर वो करेक्टर डेवलप भी हो सकता है। तो मान के चलिए कि जैसे हम अपने जीवन में बहुत लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन जब फिर भी बात करेंगे तो कहेंगे कि सॉरी, कसम से हम क्या बताएं ना कि बहुत दिक्कत है, अपने खानदान में ये हो गया है वो हो गया है। जिंदे माँ को बाप को कई बार मार देंगे और कहेंगे मम्मी का लीवर में सूजन हो गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस जबकि है कुछ नहीं, वो किसी और काम में फंसा है या किसी और के साथ फंसा है, लेकिन उसने इमोशन का ऐसा जाल बिछाया कि आपको उसमें फंसना है, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, यानी संज्ञान का लेवल कितना भी बड़ा हो। तो जहां तक मुझे लगता है अगर इन दोनों इंटेलिजेंस में यानी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में और इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर आपको समझना होगा तो मेरी नज़र में लगता है और है भी, इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी प्रभावित होता है। खास तौर पे ये पत्नियां अपने पति को भी लुभाती हैं कि मतलब देखो ना, ये एकदम अपने इमोशंस में आ जाती हैं। और पति भी मौका मिलते ही पहले तो थोड़ा सा वो करता है, फिर कहेगा हे फलनवा मम्मी, 3-4 दिन तो मम्मी कहेगा। झगड़ा जब हो जाता है पति पत्नी में तो वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का खूब इस्तेमाल होता है। तो अब सीधे तो बात करेंगे नहीं हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से, तो वो लड़के का एग्जाम्पल लेंगे, लोग कहेंगे कि ए टिंकुआ टिंकुआ, तो वहां अपने लड़के का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कहेंगे गेलहन गेलहन, खाना खाना है तो खा लो और नहीं तो सो जाओ। तो उधर से आएगा जवाब, मतलब हस्बैंड वाइफ किसी में से आ सकता है, देखो हमको मूड नहीं है गेलहन, तुम ही बनाओ और तुम ही खाओ, हमको नहीं खाना है। तो गेलहन को नहीं समझ में आ रहा है कि मामला क्या है, बेचारे गेलन क्या है, अपनी दुनिया में मस्त है। ऐसे में गेलन इन दोनों के इंटेलिजेंस में फंसा हुआ है और यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस हो रहा है। कुछ हो नहीं रहा है लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। तो इमोशंस इतने ज्यादा काम करते हैं इंटेलिजेंस के रूप में और बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ को लेकर चलने के लिए। हमारे देश के बहुत ही तेजस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, जो लगता है कि इतिहास के पहले ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं जो इसका खूब ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं। भाइयों और बहनों 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार आएगा और उसमें बच्चे एकदम इंसान एकदम खुश बाहो, वाकई में मिलेगा 15 लाख मिलेगा। 15 लाख लगता है जैसे कि एकदम दही है, बंटवा दो जल्दी से। तो सवाल नहीं है, लेकिन मूर्खता का लेवल भी तो है ना। हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी नहीं काम करती है कि वाकई में हो ही नहीं सकता ऐसा, तो फिर भी विश्वास करते हैं। लेकिन इमोशंस है कॉग्निटिव, अब बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी उस इमोशनल इंटेलिजेंस में फंस जाता है। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि इमोशंस का रेंज इतना बड़ा होता है कि उससे जो नॉलेज का स्तर होता है वो डाउन हो जाता है, तो वही चीज निकल के आएगी। तो अब मैं बात करता हूं इसको लेके कि कुछ परिभाषाओं को लेके कि इंटेलिजेंस के बारे में, कि सर्वप्रथम जो इसको परिभाषित करने का काम यूनान के दार्शनिकों ने किया, जिन्होंने इसको शक्ति मनोविज्ञान के रूप में जाना। और एक बात और समझेंगे कि शक्ति मनोविज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन जो है वो विभिन्न शक्तियों तथा
स्मरण यानी ज्ञान के अनुसार अगर आप कह सकते हैं कि कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय आदि से सुसज्जित किया गया है, जो उसे विभिन्न प्रकार की क्रिया करने योग्य बनाता है। अर्थात जब शक्ति का विज्ञान यूनान के मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा था, तो उसमें फोकस किया गया कि अपने ज्ञान के अनुसार जो मनुष्य है, जो जो कल्पना करता है, सोचता है, चिंतन करता है और उसके आधार पे जो तर्क करने की कोशिश करता है या तर्क करता है या जो निर्णय लेता है, तो उस निर्णय के आधार पे तय हो पाएगा कि उस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं है। और अगर वो कर लेता है तो माना जाएगा कि यह सब करने के वो योग्य है, यानी उसके अंदर ठीक ठाक इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो ये उनके अंदर है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहीं देखना चाहें तो यूनानी दार्शनिकों का जो इंपॉर्टेंट शब्द होगा वो कल्पना, चिंतन और तर्क और निर्णय, इन सबको मिला के उस व्यक्ति को योग्य बनाना होगा। इसके अलावा मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति कैसे इंटेलिजेंस हो सकता है, इसके पीछे जैसे इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि इंटेलिजेंस क्या जन्मजात है या कौन सी इंटेलिजेंस किसको कैसे मिल जाती है, कौन सी इंटेलिजेंस बनाई जाती है। जैसे मैं एक लाइन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाना चाहूँ, IQ एक फार्मूला होता है, IQ, जिसमें I जो होता है वो इंफॉर्मेशन को दिखाता है, I इंफॉर्मेशन को, और K जो होगा वो नॉलेज को दिखाएगा, और W यानी विजडम को दिखाएगा। नॉलेज को हिंदी में ज्ञान बोल लीजिए और प्रज्ञा बोल लीजिए विजडम को, और इंफॉर्मेशन यानी जो सूचनाएं हैं उसको कर लीजिए। देखिए, व्यक्ति के अंदर कोई भी जानकारी पहली जो होती है सूचना के रूप में आती है। जैसे मैंने आपको ये बात बताया, अभी जो जितनी बातें बताई वो आपके दिमाग में गया सूचना के रूप में, यानी इंफॉर्मेशन के रूप में। अब आप चाहें कि इससे परीक्षा में इसका उपयोग कर लें तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, और बहुत रेयर केस में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। आई जो है इंफॉर्मेशन यानी सूचना, पहली बार कोई भी व्यक्ति कोई चीज जब सुनता है या पढ़ता है तो उसके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन के रूप में जाती है, और जब वो व्यक्ति उसी सूचना को जब 7 दिन तक कम से कम लगातार जब पढ़ता रहता है, लगातार जब सुनता रहेगा, लगातार जब कहता रहेगा, तो वो सूचना एक नॉलेज के रूप में आ जाएगी, कम से कम 7 दिन। अब नॉलेज का मतलब यहाँ क्या होगा कि जो ये समझ पाएगा सिर्फ कि ये होता है। जैसे मैंने कहा अभी यहाँ कि नॉलेज का मतलब कर्म और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, तो अब वो केवल एक सोच पाएगा कि जो हमारा ये जो आधार था जिसको हमने सीखा या जाना वो हमारा ज्ञान है, और ये मैं हूँ, और यानी ये जो सवाल है जिसको हम ज्ञान के रूप में देख रहे हैं वो है, और इससे लिंक कितनी चीजें हैं वो समझ पाता है 7 दिन में कंटिन्यू एक चीज पे फोकस करने का मतलब। यानी किसी भी सूचना को 7 दिन तक आप लर्न करिए, सीखिए, उसके बाद से आप नियर अबाउट कम से कम 21 दिन तक आप उसको क्या करिए, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार बोलते रहिए, बार बार सुनते रहिए, सुनाते रहिए। तो सबसे पहले जब आपने ये जाना कि जब हम सूचना आई तो 7 दिन पढ़ के अपने दिमाग में स्टोर किए, और केवल आपको पता चला कि आपके दिमाग में कुछ चीज स्टोर हुआ है जिसका मतलब ये होता है और दुनिया से इसका कनेक्शन ऐसा है। अभी तक अगर आपसे ये सूचना कोई फिर से पूछे तो आप स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे या बहुत कम बता पाएंगे। उसके बाद से लगातार जब 21 दिन पढ़ेंगे तो वहां आपको ये जानकारी अब प्रज्ञा के रूप में आई, और प्रज्ञा जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। यहां मैं लिख रहा हूं प्रज्ञा। प्रज्ञा 2 शब्दों से मिला है, प्रधन्या। अगर आप देखें, प्र जो एक उपसर्ग है जिसका अर्थ आप बोल सकते हैं प्रदान करना, और यहाँ ज्ञान जो मतलब होता है ये होता है इसका ज्ञान देना या ज्ञान। तो प्रज्ञा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। लगातार किसी भी मुद्दे पे 21 दिन तक कंटिन्यू बात करना, उसको लिखना पढ़ना, अब वो सरस्वती के बराबर हो जाएगा। अर्थात अब वो सूचना या जो जानकारी है जो ज्ञान के रूप में आपके शरीर में इकट्ठा हुई है, अब आप उसको किसी को प्रदान कर सकते हैं। अर्थात अब सरस्वती का स्वरूप आप धारण कर रहे हैं उन मूल्यों में जिसमें आप मानते हैं कि सरस्वती एक तरीके से ज्ञान देती है, अर्थात आप भी अब ज्ञान देने लगेंगे।
तो अब तक की जानकारी में आप क्या पढ़ चुके हैं कि IKW फार्मूला और यूनान के दार्शनिकों का और इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कैसे वर्क करेगा, और इसको लेके हम लोग आगे बातचीत कर रहे हैं। अब दूसरी कड़ी को देखें। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या होती है, जरा उसको देख लें। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए स्टर्न ने कहा कि जीवन की जो नवीन समस्या है उसके प्रति समायोजित कोई व्यक्ति कर लेता है और वो भी सामान्य चेतन क्षमता के साथ, तो इसका मतलब कि वो बुद्धिमान है। तो स्टर्न के अनुसार अगर आपको याद रखना हो तो बस कहिएगा कि समायोजन हो। स्टर्न में जो अर्ध सौ है इससे समायोजन कर लीजिए, और नौ है इससे नवीन परिस्थिति, यानी कोई व्यक्ति जो नवीन परिस्थिति के प्रति समायोजन कर ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो बुद्धिमान है या उसके पास बुद्धि है। थॉर्नडाइक देखिए जो इंपॉर्टेंट भी रहता है कि तथ्यों और वास्तविकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तम अनुक्रिया के रूप में, वो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो तथ्यों को और वास्तविकताओं है उसको अगर ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत यानी ध्यान में रखते हुए उत्तम अनुक्रिया यानी अच्छे से क्रिया कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह बुद्धिमान है या उसके पास बुद्धि है। एक मनोवैज्ञानिक हुए वुडवर्थ, उन्होंने कहा कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि जिसकी बुद्धि परीक्षा ली जा रही हो वह संस्था के मूल बिंदुओं को, यानी ध्यान से समझिए, जिसकी परीक्षा ली जा रही हो संस्था के मूल बिंदुओं को समझकर नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने अर्जित ज्ञान का अनुकरण कर सके। अर्थात वही बुद्धिमान होगा वुडवर्थ के अनुसार जो काम वो कर रहा होगा, जिसके आधार पे उसका परीक्षण हो रहा होगा, उसके मूल बिंदुओं को ध्यान में रखकर उसने जो अपने परिस्थितियों से सीखा है, अर्जित किया है, उसके अनुसार वो उसको अनुकरण कर सके या बता सके, तो बुद्धिमान माना जाएगा। एक वैज्ञानिक हुए मनोवैज्ञानिक टर्मन, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति उतना बुद्धिमान होगा कि जितना उसके अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होगी, यानी जो जितना अमूर्त चिंतन करेगा, दिमागी रूप से चिंतन करेगा, प्रत्यक्ष देख के नहीं, केवल कल्पना रूपी चिंतन कर सकता है, तो एक कल्पना कर सकता है, तो वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा या उसके पास बुद्धि होगी। मन एक मनोवैज्ञानिक है जो बोलते हैं कि बुद्धि का समायोजन का लचीलापन और बहुमुखीपन कहा जा सकता है। तो मन के मन से याद रखिएगा कि मन बहुत धूमिल है, लचीला है, मन बहुत क्या है, एक तरीके से कमजोर है। तो मन का यही बात हो पाएगा कि मन कहते हैं कि लचीलापन अगर है, अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्ती से नहीं कर रहे, और बहुमुखीपन है, एक तरीके से कई क्षेत्रों में भी आप अपने दिमाग को लगा सकते हैं, तो वो मन की स्थिति है। और मन से आप सोच सकते हैं बहुमुखीपन यानी एक तरीके से कई दिशाओं में होना, बहुत सी दिशाओं में नहीं कहते, मन इधर उधर चला जा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मन को ऐसे याद रख सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए विनय, इनको तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रखिएगा। ये कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है, जिसमें पहला शब्द उन्होंने बोला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। बोलते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि जिसके पास बुद्धि है, अर्थात जो बुद्धिमान है, उसके पास ज्ञान है, अर्थात वो ज्ञान का सृजन कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, ले सकता है, आविष्कार कर सकता है, निर्देश दे सकता है, और साथ साथ आलोचना करने की क्षमता रखता हो। तो ये विनय के अकॉर्डिंग था। तो पूछता है कि विनय के अकॉर्डिंग बुद्धि क्या है, तो या कितने शब्दों में निहित है, तो 4 शब्दों में निहित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप इतनी बात समझ गए। अब आगे